राजनीतिक विश्लेषकों के पास संजय बघेल और राकेश शुक्ला दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। संजय साहब, मध्य प्रदेश की राजनीति क्या कहती है, नजर आ रही है? अभी मैं पिछले दिनों से देखा, 2-3 महीने से मध्य प्रदेश में जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब तक तो सही है, बिल्कुल आप राकेश शुक्ला जी बता रहे थे कि मुझे एक तरफा चुनाव लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बाजी मारते हुए आएगी और उसका एक बड़ा रीजन एंटी इनकम्बेंसी था, क्योंकि जिस तरह से पिछले 4 दशक से वहां पे मुख्यमंत्री जमे हुए थे, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में होता है कि बहुत हो गया, थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। और शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर के ज्यादा वो था, लेकिन जिस तरह चुनाव घोषणा होने के बाद किसी न किसी मतलब एक कई सांसदों को एक साथ उतार दिया गया, तो एक तरह से सिर्फ चौहान साहब वो एक तरह से चेहरा ना होकर के कई सांसद इस तरह से अंदाजा लगाया लगा, प्रॉस्पेक्ट लगाया जाने लगा कि नहीं, ये भी संभावित हमारे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और जिस तरह से बहुत स्ट्रेटेजिकली कई जगहों पे चेंज किया गया, जो सिटिंग एमएलए वगैरह थे उनको चेंज करके, तो एक तरह से माहौल बना है कि नहीं, यदि बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता में आती है तो हो सकता है इस बार जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बदले। तो अभी जिस तरह से मेहनत बीजेपी ने लास्ट में किया है, और जिसका हमेशा मैं बोलता हूं कि बीजेपी तो हमेशा चुनाव में ही रहती है, वो अपनी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं एक तो एक जैसे नहीं रहती हमेशा, तो जिस तरह से बदला है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो झुकाव जो है बीजेपी की तरफ हुआ है। और अभी मुझे जो लग रहा है कांटे की टक्कर दिखाई दे रही, 10-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन मुझे बीजेपी फाइट करती हुई दिखाई दे रही है। मुझे राकेश जी, अगर देखा जाए, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि तमाम सारी फ्रीबीज की घोषणाएं कांग्रेस ने भी की है, बीजेपी ने भी की है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी, जिसका इंतजार और जिस फायदे का इंतजार कांग्रेस कर रही थी, लेकिन वहां पर मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने एक मास्टर स्ट्रोक मार दिया, और वो मास्टर स्ट्रोक लाडली बहना योजना का है। कांग्रेस ने भी 1250 की जगह 1500 देने की बात की है, लेकिन एक दे रहा है, एक देने की बात कर रहा है। तो ये जो 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसको लाडली बहना कितना काट कर पाएगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप भी जमीन पर घूमे हैं, तो क्या आपको वो चर्चा, वो पल्स, वो नब्ज महसूस हुई? विनोद जी, मतदान कभी भी एक विषय पे नहीं होता, और जो भी लोक लुभावन योजनाएं होती हैं, वो लोक लुभावन योजनाओं का 1%, 2% तक असर होता है। जहां तक लाडली बहनी योजना की बात है, आप उसका 3 चरण देखिए। पहले चरण में जब लाडली बहनी योजना का शुरुआत हुई, तो उसमें जो नाम पंजीकृत हुए, उस नाम पंजीकृत में बहुत ज्यादा स्क्रूटनी हुई, एक पॉकेट तैयार हुआ कि इनको दिया जाएगा। जब देखा गया कि दूसरी जो बहनें हैं, जिनको ये माना गया कि भाई हमको तो बहन की कैटेगरी में ही नहीं रखा गया, तो एक बार फिर से उसके लिए प्रोसेस शुरू किया गया और ये कहा गया कि भाई अब और बहनों को भी जोड़ा जाएगा। लेकिन उसका जो पैरामीटर तय किया गया, उस पैरामीटर में बहुत सारी बहनें नहीं आ पाई। जब देखा गया, राज्य सरकार ने देखा कि लाडली बहनी योजना हमारे लिए फायदे की जगह पे कहीं नुकसानदेह न साबित हो, तो चुनाव के पहले ये कहा गया कि सभी बहनों को शामिल किया जाएगा। अब चुनाव के पहले जब ये कहा गया कि सभी बहनों को शामिल किया जाएगा, तो एक बार फिर से फॉर्म भरवाया गया, फॉर्म भरवा के स्क्रूटनी हुई और ये कहा गया कि यदि इस बार हम जीते तो सभी बहनों को देंगे। सवाल इस बात का है कि गारंटी कौन दे रहा है? गारंटी जब नरेंद्र मोदी देते हैं उसका इम्पैक्ट होता है, गारंटी जब दूसरे कोई देते हैं उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता। जहां तक इस लोक लुभावन योजना की बात है, तो ये सच्चाई है कि लाडली योजना का फायदा हुआ, और लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा देखते हुए ही आपको याद होगा कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों ने इस योजना का इंप्लीमेंटेशन किया था। इसका श्रेय शिवराज जी को देना चाहिए। लेकिन लाडली बहना योजना का उतना ही बड़ा लाभ होगा ये अभी कहना कठिन है, क्योंकि इसी योजना में, इस योजना के तहत जो मध्य प्रदेश का आधे से ज्यादा यानी आधी आबादी महिलाओं की है, तो पहले बालिकाओं को लिया गया, अब एक महिलाओं के बड़े वर्ग को जो साधने की कोशिश की गई है, उसमें महिला कितनी समेट के आती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये अभी भी पहेली बना हुआ है। क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं आशंका है। कारण ये है कि कमलनाथ जी ने भी कहा है कि यदि वो 1200 देंगे तो हम 1500 देंगे। तो अब महिलाओं के सामने 2 विकल्प हैं कि वो 1200 को चुनती हैं कि 1500 को चुनती। ये बड़ा सवाल। संजय बघेल साहब, मैं भी मध्य प्रदेश में गया, कई इलाकों में, ग्वालियर चंबल संभाग, नर्मदापुरम, भोपाल संभाग में गया, उसके बाद फिर मैं बुंदेलखंड
इलाके में गया, मालवा में गया, मैंने समझने की कोशिश की, कई सारे ब्यूरोक्रेट से बात की, कई सारे जर्नलिस्ट से बात की। अब जिसका जिक्र हम और आप कर रहे हैं कि 2 महीने पहले मध्य प्रदेश की स्थिति अलग थी, वहां पर कांग्रेस बहुत आगे थी और बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी के फेर में उलझी हुई थी। अब इसे बैठकों की बात कहें या उनका संकल्प पत्र कहें, लेकिन चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों या तमाम राजनीतिक पंडित हों, वो कंफ्यूज हो गए हैं 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी और लाडली बहना योजना में। कि देखिए, अगर बीजेपी आगे जा रही है तो उसके पीछे का कारण लाडली बहना है। और जो बैठकों में इंटरनल चर्चा हुई, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को लॉन्च करके यह कहा कि देखिए साहब, हर विधानसभा में मैंने 25,000 वोट दे दिए, अब बाकी का काम आपका है, आप जानो, आप देखो। जी मनोज, देखिए ये जो इस तरह लाडली बहना योजना एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये सेंटर का चुनाव नहीं है, स्टेट का चुनाव है, दोनों में अंतर होता है। लेकिन बीजेपी ने जो सबसे बड़ा एक तरह से तीर मारा है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीएम फेस को जो हटाया, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि जब सीएम फेस आप वहां पे उस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं एक व्यक्ति को, तो संभावित व्यक्ति दूसरे जब हो रहे हैं तो यहाँ सीधे सीधे केंद्र का उत्तरदायित्व बनता है। क्योंकि मुझे लगता है, हेलो जी आवाज आ रही है। जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से मोदी जी ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है और उन्होंने जिस तरह से नक्शा खींचा है विकास का, जो मॉडल जो सेंट्रल का है वो कहीं ना कहीं स्टेट में जा रहा है। और एक अच्छी चीज रही है बीजेपी के साथ, बीजेपी ने अपने जितने भी स्टेट हैं, कुछ स्टेट छोड़ दीजिए जहां पे एक तरह से प्रभावी मुख्यमंत्री और उसमें सफल नहीं हो पाए हैं, कुछ स्टेट छोड़ दिए, तो जितने उनके स्टेट हैं जो पहले थे उससे बेहतर ही प्रदर्शन किए। तो वो चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, जो बीमारी स्टेट था उसको एक तरह से विकसित स्टेट बना दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश है। ऐसे जितने हम देखें तो कहीं ना कहीं उसी पुराने समय में देखें तो भूपेश बघेल के पहले, तो छत्तीसगढ़ में देखें तो रमन सिंह का भी पिछले 3 बार चुनाव उन्होंने लगातार जीता। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने वादे और अपने जो है एक तरह से घोषणा पत्र पे काम करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने उससे पहले जो बीजेपी के 19 साल के पहले, 10 साल का पहले का पूरा कांग्रेस का भी अनुभव आप लोगों ने चखा हुआ है। नई पीढ़ी जरूर एक तरह से जो उनको नहीं है 20 साल पहले का अनुभव, कांग्रेस की जो सरकार रही वहां पे वो नहीं देखी है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि जो यंग जनरेशन है वो कैसे ले रही है। यंग जनरेशन मुझे लगता है कि जो यूथ है वो बहुत सारी चीजें उससे प्रभावित होता है कि उसके पास क्या परोसा जा रहा है। तो उसके पास ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं कि स्टेट के बाहर भी किस तरह से प्रदर्शन हम कर रहे हैं, चाहे वो मोदी जी का नेतृत्व हो, चाहे वो एक तरह से विकसित और विकासशील देश की तरफ बढ़ता हुआ भारत हो, चाहे एक तरह से आज निर्णय लेने की शक्ति वाला भारत हो, दृढ़ संकल्प और मजबूत भारत की हो। ये सब कहीं ना कहीं एक जो आज का युवा है उसके मन में इमेज जाती है। तो मुझे लगता है इस तरह की चीजें स्टेट में भी ले जाकर के प्रभावित करेंगी। ये मुद्दे कहीं ना कहीं स्टेट के यूथ को आपने बहुत से ऐसे मुद्दे बताए संजय जी, जिन मुद्दों पर हमने 2018 का चुनाव देखा। 2018 में बीजेपी का सुपड़ा साहब तीनों राज्यों में हो गया, लेकिन उसके ठीक 4 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव होता है तो सरकार होने के बावजूद इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है और जनता भरोसा कर देती है नरेंद्र मोदी पे। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अभी भी क्या वही स्थिति है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में, मिजोरम में? स्थानीय जो विधानसभा चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों पर हो रहा है, स्थानीय चेहरों पर हो रहा है। यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा या चुनावी भाषणों में उनकी बातें उतना असर नहीं कर पाएंगी, वो असर करेंगी लोकसभा में। निश्चित तौर पर मनोज जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, स्थानीय चेहरों पे होते हैं, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, पंचायत हो, नगर निगम हो या विधानसभा हो। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होता है वो लोकसभा का चुनाव केंद्रीय चेहरे पे होता है। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्रीय स्तर पर इतना मजबूत चेहरा है कि दूसरे लोग तमाम तरह के गठबंधन बन रहे, लेकिन किसी के पास उस चेहरे को काउंटर करने की सामर्थ्य बनती हुई नहीं दिख रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग लोकसभा सांसद बने जो कि विधानसभा क्या पार्षदी का चुनाव नहीं जीत सकते थे, लेकिन मोदी लहर ने उनको सांसद बना दिया। इस बार भी जो 2024 का चुनाव है, मोदी इस बार बहुमत हासिल करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मोदी इस बार
2019 की जो 303 सीटें हैं, उस 303 सीटों को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए जब वो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, तो पब्लिक उस पर विश्वास करती है। कारण उसका ये है कि 2014 से 2023 तक मोदी ने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए, राष्ट्रीय कार्य किए, राष्ट्रीय स्वाभिमान का कार्य किया, राष्ट्रीय सुरक्षा का काम किया, जिसकी वजह से जनता के बीच में मोदी की एक विश्वसनीय छवि तैयार हुई है। और वही छवि 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्लस करेगी। संजय साहब, मैं छत्तीसगढ़ आपको लिए चलता हूं। छत्तीसगढ़ में बड़ा संकेत 2018 में दिखाई दिया। इस वक्त छत्तीसगढ़ में तमाम मुद्दे, एक बड़ा मुद्दा धान का मुद्दा होता है, धान के समर्थन मूल्य का मुद्दा होता है। जिस समर्थन मूल्य का जिक्र कांग्रेस ने किया, उससे ज्यादा समर्थन मूल्य का जिक्र बीजेपी ने कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 20 एकड़ की बात कर रहे हैं, और उन्होंने 21 एकड़ की बात कर दी। लेकिन इसके अलावा जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, चाहे वो शराब का मुद्दा हो, महादेव ऐप का मुद्दा हो, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की गई है, भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश की गई है इन मुद्दों के जरिए। लेकिन भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़ियावाद चलाया, स्थानीयता का जिक्र किया है और यह बताने की कोशिश की है कि जनाब बीजेपी के पास आयतित किए हुए नेता हैं, मतलब वो छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, उनके पूर्वज बाहर के थे। और आप छत्तीसगढ़ियों को चुनिए, छत्तीसगढ़ियावाद कीजिए, आप गोबर खरीदिए, आप गौमूत्र खरीदिए, साथ साथ जो वनोपज है उसका एक संकेत देने की कोशिश की। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ संकेत बीजेपी दे पाएगी इन तमाम मुद्दों के बीच? देखिए, भूपेश बघेल ने एक तरह से छत्तीसगढ़िया चलाने की कोशिश की। यदि उन्होंने एक तरह से छत्तीसगढ़िया चलाना है एक तरह, तो दूसरी तरफ वो भी कह रहे हैं आयातित नेता है। मुझे लगता है ये आयातित नेता का सीधा सीधा मुझे जो इशारा है उनको रमन सिंह को लेकर होगा, जो प्रतिपक्ष में है अभी। लेकिन उन्हीं रमन सिंह पिछले चुनाव में देखिए 15 साल तक वहां टिके रहे, तो यदि आयातित होते तो वहां की जनता उनको स्वीकार नहीं करती, यदि ऐसा है तो। और धान का कटोरा कहे जाने वाले उसी छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो रमन सिंह को एक तरह से चावल बाबा के नाम से मुझे लगता है बोला जाता था कि चावल बाबा हमें सब देंगे। तो कहीं ना कहीं रमन सिंह की भी इमेज वहां उस तरह थी कि छत्तीसगढ़ में जो वहां का बाबा है वो हमारे सबका ध्यान रखेगा। दूसरा, उन्होंने एक तरह से गोबर का हो चाहे वन से संबंधित जो चीजें उत्पाद हैं उनको लेकर के बात कही। बिल्कुल छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा ही नहीं है, आदिवासी और जनजाति बहुल जो है राज्य है, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर पे वो राज्य निर्भर है। लेकिन उनके ऊपर जो एक दो बड़ा आरोप लगा है, एक है महादेव ऐप का जो 500 से ऊपर करोड़ का कुछ आया है, और दूसरा है जैसे कि आपने कहा शराब का। इसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए उसने छत्तीसगढ़िया का सूत्र चला है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी जनजाति और आदिवासी लोग लेकर के आगे नहीं बढ़ रही है। उसमें भी बीजेपी में भी वहां के लोकल बहुत सारे लोग हैं जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये साबित करते हैं कि बीजेपी एक तरह से जमीन से कटी, स्थान से कटी हुई लोग पार्टी नहीं है। और मुझे लगता है कि यदि देखा जाए तो जन आंदोलन छोड़ दें तो जो स्थानीय लेवल पर छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे लोगों को और के जो अलग अलग समुदाय को लेकर के जो पार्टी साथ में चलती है, क्योंकि उनके साथ एक बड़ा समर्थन संघ का होता है, वो सबको जोड़कर चलती है। समाज के सभी वर्गों को, जो चाहे वो निचला हो, चाहे वो वनवासी समाज हो, चाहे जनजाति सा गौरव का नाम से हो, तो सबको साथ लेकर चलती है। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़िया का फार्मूला चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना प्रभावी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है उसका थोड़ा सा असर हो, लेकिन यहाँ पर बार बार मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह से जो ईमानदार छवि वाला है और जो जनता तक पहुंच है, जो लोकल वहां के मुद्दे हैं जो लोगों तक ज्यादा पहुंच सकते हैं, वो जरूर वहां पे प्रभाव डालेगा छत्तीसगढ़ को चुनाव को लेकर के। राकेश जी, आप क्या मानते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी पसीना बहाया गया है, लेकिन 2 कदम आगे और फिर 1 कदम पीछे। ये जो केंद्र की एक पॉलिसी हमने देखी है इस बार, केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व की स्थिति देखी है कि चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, यानी कि शुरुआती दौर में खुद के भरोसे 2 कदम आगे बढ़ाना, लेकिन अचानक से याद आया कि जनाब स्थानीय नेता के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हिट विकेट हो सकते हैं, तो फिर से 1 कदम पीछे कर लेना, रमन सिंह को आगे कर देना, वसुंधरा को आगे कर देना, शिवराज को आगे करना, फिर अचानक से लगा कि जनाब इनके हाथ में बैटल नहीं देना, तो फिर इनको पीछे कर देना, फिर खुद को आगे कर लेना। ये जो 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे का खेला है इन राज्यों में, वो क्या कहता है? इसी को तो राजनीति कहते हैं मनोज जी।
कहाँ हमें 2 कदम आगे जाना है और कहाँ 2 कदम पीछे हटना है, यही राजनीति कहलाती है। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो उसी राजनीति के तहत इन तीनों राज्यों में चुनाव लड़ रहा है। रही बात स्थानीयता की, तो मैं ये बात स्पष्ट तौर पे कह दूंगा कि छत्तीसगढ़ में कोई स्थानीय नहीं है। इतिहास उठा के देख लीजिए, नागवंशी राजा थे, वनवासी राजा थे वहां, और उसके बाद आप देखेंगे तो वहां कलचुलियों का राज था। स्थानीय कौन है? कोई नहीं था वहां, न कोई ओबीसी था, न कोई ब्राह्मण था, न कोई क्षत्रिय था। आपके टी सिंहदेव भी उड़ीसा से आए हुए हैं। स्थानीयता का मुद्दा कभी भी ठीक नहीं होता। यदि आप भारतीयता की बात करते हैं तो स्थानीयता की बात नहीं करना चाहिए। यदि बिहार के लोगों को उत्पीड़न महाराष्ट्र में होता है और आप छत्तीसगढ़ में बैठ के विरोध करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में बसे हुए लोगों के सामने आप ये प्रश्न खड़ा न करें, ये उचित नहीं है। क्योंकि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए जी है। लेकिन इन सब के बीच आपके सामने तस्वीरें हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने मतदान किया है, वो क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं और विकास को पसंद किया जा रहा है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है। मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी तो जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा में सांसद हैं और उन्होंने कहा कि दिमनी की स्थिति भी ठीक है। ग्वालियर में उन्होंने वोट डाला है, तो संकेत साफ है कि लगातार सभी लोग अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीजेपी की कोशिश है और बीजेपी ने संकेत भी वही दिया है कि पहले मतदान बाद में जलपान। लेकिन क्या उसका असर मतदान के प्रतिशत पर दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश के अगर कई जिलों की बात करें, छत्तीसगढ़ के कई जिलों की बात की, तो वहां मतदान का प्रतिशत अच्छा है। लेकिन अगर कुछ जिलों की बात की जाए तो वहां पर मतदान का प्रतिशत, बिलासपुर में देखिए 14%, रायगढ़ में 22%, जबकि रायगढ़ सुदूर इलाका है। बिलासपुर को एक तरह से शहरी माना जाता है, रायगढ़ में इंडस्ट्री ज्यादा है, और छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक करीब 19.65% मतदान हुआ है। यह मतदान कम है। मध्य प्रदेश में कई जगह 27% से ज्यादा हुआ है 11 बजे तक। रायपुर में 19% हुआ है, जबकि ज्यादा होना चाहिए था। दुर्ग में 18% है, 18.88% मतदान हुआ है। बिलासपुर में 14% मतदान हुआ है। तो यह जो कम मतदान जहां पर हो रहा है, तमाम राजनीतिक जानकार ऐसा मानते हैं कि जहां पर कम मतदान होता है वहां पर सामान्यतः कांग्रेस को फायदा होने लगता है। जहां मतदान ज्यादा होता है वहां पर बीजेपी को फायदा होने लगता है। भोपाल हम चलेंगे, वैभव हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। भोपाल क्या कह रही है भोपाल की जनता और संकेत किस तरीके से? बिल्कुल, निर्वाचन आयोग के द्वारा 300 बूथ बनाए गए थे, उसमें से एक जो पिंक बूथ है उस पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का क्रेज है। लोग वोट डालकर आ रहे हैं, फिर फोटो क्लिक करवा रहे हैं। पहले हम वोटर से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, अभी आपने वोट डाला है, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है? जी, मेरा ये फर्स्ट टाइम वोट था क्योंकि मैं 10-12 साल से एमपी में था नहीं, तो मुद्दे अब वोट डालते समय तो दिमाग में नहीं आते हैं, पर हाँ कुछ कैंडिडेट्स, कुछ आइडियोलॉजीज जरूर आती हैं। तो मेरा वोट तो वैसे बीजेपी के लिए था। फर्स्ट टाइम वोटर बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि 21 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तो क्या है यंगस्टर्स के मन में, क्या मुद्दे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मे बी एक सेफ एंड पीस माहौल स्टेट में। शायद यही सभी यंगस्टर्स के मन में होगा, क्योंकि मेरे मन में भी यही है। फ्रीबीज को लेकर हम देख रहे हैं कि फ्री की घोषणा है, कांग्रेस भी, बीजेपी भी। आप फ्रीबीज को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि फ्री की घोषणाएं कांग्रेस ने भी की थी, भाजपा ने भी की थी, तो इन घोषणाओं को लेकर महिलाओं के मन में क्या है? महिलाओं के मन में तो बहुत ही स्थिर विचार हैं, तो उसके हिसाब से ही हमने वोट किया है, बहुत सोच समझ के। घोषणाओं को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से जो फ्री की बात की जाती है, क्या वो ठीक है
बहुत अच्छा है, किसी की हेल्प हो रही है और पैसा सही जगह लग रहा है, इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। थैंक यू। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से हम सुबह से ही देख रहे हैं पुराने भोपाल में जो सुबह 7 बजे के पहले ही लाइन्स लगने की शुरुआत हो गई थी। कुछ और लोग हैं मतदान करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं मन में? अब जो भी हो जाए भाई, कुछ नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल, ये जो बूथ है वो ये पिंक बूथ है। यहाँ पर जो पूरे मतदान की कमान है महिलाओं के द्वारा संभाली गई है। अंदर जो ईवीएम रखे हुए हैं, जो वीवीपैट रखा हुआ है, तो मतलब पूरी ही जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं के कंधे पर है, क्योंकि महिलाएं जिस तरीके से हमने देखा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, वो महिलाओं को लेकर ही बात करी। तो कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएंगे, वोट देने आई हैं, क्या सोचा है, क्या मुद्दे रहेंगे? मुझे तो आता नहीं है, कैसा बोलूं, मम्मी जी से। आप बताइए माँ जी, आपने तो कई बार मतदान किया है, इस बार क्या मुद्दे को लेकर सोचा है? जो योग्य होना चाहिए उसी को ही करेंगे। हमारे मर्जी से तो हमको सोच समझ के ही काम करना चाहिए। अपने को वातावरण या माहौल देख के कि आज की परिस्थिति में किसकी जरूरत है, इसके लिए ही हमको कोशिश करना चाहिए। तो क्या आपके मन में क्या है, मुद्दे क्या रह सकते? कई बार महंगाई मुद्दा रहती है, अन्य कारण रहते हैं। ये तो सब चलता रहता है, इसका मुद्दा ये कोई कारण नहीं है, ये तो होता ही रहेगा। चाहे जो भी पार्टी आए, महंगाई के लिए भी रोएंगे, सब बातों के लिए रोते रहेंगे। बस शासन अच्छा चलना चाहिए और ये दंगे फसाद और इन चीज़ों से हमको बच के रहना है। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, बुजुर्ग, उनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी, आज ये वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दे हैं मन में? महंगाई, बेरोजगारी, और हमको तो वोट देना ही है। ये जो फ्री की रेवड़ी बांटने की बात सामने आती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? फ्री की रेवड़ी बंद होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा असर नहीं डालती, प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि फ्री की रेवड़ी खराब चीज़ है। बिल्कुल, जिस तरह से फ्रीबीज को लेकर बात की जा रही है, तो स्पष्ट तौर पर बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए, कि वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। मनोज जी। बिल्कुल वैभव, तमाम सारी तस्वीरों को आप बता रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश से हमारे पास अपडेट आ रहा है, तमाम संवाददाता हमारे अपडेट दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदान की स्थिति क्या है। श्योपुर 11 बजे 34%, शाहजहांपुर 34.52%, कई ऐसे जिले हैं। लेकिन भोपाल में आप मौजूद हैं वैभव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भोपाल में मतदान की स्थिति क्या है। भोपाल में हालांकि कई सारे इलाके हैं, बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बहुत ऐसे बूथ हैं, 2 ऐसी विधानसभा हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, बहुत से ऐसे बूथ हैं यहां पर हिंदू मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये चुनाव। और स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर भी वर्ग समुदाय के बीच एक स्थिति भी देखी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम है, इन सब के बीच लाडली बहना है, बहुत सारे यूथ, बहुत सारे युवा आपके सामने मौजूद है। उनसे यह समझने की कोशिश करें कि इस बार जो वादों का संक्रमण है दोनों ही राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस और बीजेपी, उस संक्रमण में मतदाता कहां उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बिल्कुल हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कुछ सेम तरह की घोषणाओं की उन्होंने बात की। तो आप लोगों के मन में क्या है कि किस तरह से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कहाँ कमी लगती है और कहाँ भरपाई की जानी चाहिए? नहीं, जितनी भी घोषणाएं हैं, मतलब वो उसको ये जरूर सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा उसका, है ना। तो ये तो लोक लुभावन घोषणाएं सभी पार्टियां करती हैं, अल्टीमेटली ये जो है कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो डैमेजिंग ही हो जाता है। तो वी मस्ट रियली सी व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज नॉट, राइट। आपको क्या लगता है, मतलब अब तक जिस तरह से हमने शासन देखे हैं, ओल्ड पेंशन को लेकर क्या कहेंगे? ओल्ड पेंशन स्कीम तो हम लोग चूंकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, चूंकि ये जो बूथ है ये ज्यादातर दिखता बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, आपका हम करेंगे। हमारे साथ रायपुर हम चलेंगे, रायपुर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं। ओवर टू यू रायपुर। रायपुर अपने सहयोगी के पास चलेंगे, रायपुर की जनता क्या कहती है, रायपुर क्या कहता है, बताइए। जगजीत जी बिल्कुल। देखिए छत्तीसगढ़ में, देखिए अभी फिलहाल के समय की अगर हम बात करें तो लगभग 22% से ज्यादा के मतदान हो चुके हैं और इस वक्त हम पाटन क्योंकि यहाँ के ये लड़ाई जो है
वो यहाँ के भूपेश बघेल करता यहाँ के सुनते हैं भूपेश बघेल को। भतीजे आपको परेशान तीन तरफा का लड़ाई। अरे एक तरफा है, यहाँ दो तरफा भी नहीं है। भतीजों से कोई परेशानी नहीं है। अरे कोई परेशानी, यहाँ तो एक तरफा है मामला। मैंने कहा ना, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ पाटन में। यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मतदाता खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मामला एक तरफ। भी कह चुके हैं सीएम साहब के रिश्ते में तो हम तुम्हारे लगते हैं, मतलब। हाँ बोलो तो है, तो जब वो अपने आप को भतीजा साबित कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। देखिए, यहाँ पर रोचक ये है कि ये चचा भतीजे की लड़ाई है और जो चचा हैं वो भूपेश बघेल हैं, भतीजे विजय बघेल हैं। इसलिए वो कहते हैं कि चचा जो होते हैं वो बाप के बराबर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है भूपेश बघेल। ये तमाम तरह की कुछ चुटकियां भी हैं जो चुनाव में दिखाई देती हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय बघेल साहब हैं, राकेश शुक्ला जी हैं, दोनों राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनके पास हम चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश का ये चुनाव क्या कहता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। हमने छत्तीसगढ़ को भी देखा, हमने मध्य प्रदेश को देखा, मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है और एक ये हकीकत है, ये मिथ है या राजनीतिक पंडित इसे मानते हैं कि जहां जहां मतदान जब ज्यादा होता है तो बीजेपी को फायदा होता है। एक बात ये कही जाती है कि मतदान जहां ज्यादा होता है वहां पर वो सत्ता विरोधी में कन्वर्ट हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहा जाता है कि वो सरकार के कामकाज के खिलाफ है। तो हम सीधे अपने मेहमानों के पास चलेंगे, उसके पहले एहतियाब के पास चलेंगे। एहतियाब, इंदौर क्या कह रहा है? देखिए मनोज जी, इंदौर में ये कहा जाए कि आज मतदान के दिन सुबह से ही हमने हर बूथ के ऊपर ये कहा जाए कि लोगों की लाइन देखी है। मेरे पीछे में मनोज जी आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। इस वक्त मैं बाल विनय मंदिर में मौजूद हूं और आप लाइन देखिए। दोपहर का वक्त हो चुका है लेकिन बावजूद उसके यहाँ लगातार मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इंदौर में नवाचार किया गया था, कई सारे आदर्श बूथ बनाए गए, कई जगह पर थीम बेस्ड बूथ बनाए गए। लगातार इस बात की कवायद की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, लेकिन जो मतदान प्रतिशत है अभी फिलहाल मनोज जी जो अपडेट मुझे मिल रहा है कि अभी फिलहाल उस एक्सपेक्टेशन तो नहीं पहुंच सका है जितना कि होना चाहिए। सुबह का वक्त अगर 9 बजे तक का मैं आंकड़े बताऊं तो 9 बजे के आसपास तकरीबन 7% मतदान हुआ था। अभी ये मतदान बढ़कर तकरीबन 13% के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन अब भीड़ आपको नजर आ रही होगी मनोज जी की यहाँ लगातार लोग पहुंच रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। मैं यहाँ एक 100 साल की वृद्ध महिला से भी मिला था और वो दादी कह रही थी कि मतदान करना चाहिए। मैं यहाँ कुछ लोग हैं उनसे भी मैं बात करवा देता हूँ। में जागरूकता नजर आ रही है, लोग निकल रहे हैं घर से बाहर। देखो सर, आपके सामने ही भीड़ है, बहुत भीड़ है। सुबह स्लो था पर अभी सुबह स्लो था तो सुबह लेट हो गए आप? लेट हो गए। कारण क्या बना सर? सर लगे थे काम में लगे थे और पहुंचे थे, पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। मनोज जी अगर कोई सवाल यहाँ वोटर से अगर आप चाहे तो मैं इनसे सीधे ले लूंगा, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है लोगों से समझिए कि कौन से मुद्दे असर कर रहे हैं। जी, हालांकि हम यहाँ परिसर में हैं, मैं तो फिर भी, लेकिन मुद्दे की बात आपने पूछी है। सर कौन से मुद्दे आपके जहन में हैं जिन मुद्दों के ऊपर आप आज यहाँ वोट करने पहुंचे हैं? सर महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है। महंगाई डेवलपमेंट तो कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, महंगाई बहुत बड़ा, महंगाई एक इशू है जिसके के लिए बहुत दिक्कत वाली बात, डिफिकल्ट फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारी भी बहुत दिक्कत। व्यापारी के लिए, आप व्यापारी हैं? मैं तो व्यापारी। आप व्यापार करते हैं। मैम क्या मुद्दा है दिमाग में? सर यही है कि महंगाई थोड़ी सी बस कम होना चाहिए। बाहर ज्यादा पड़ रहा है? हाँ, बाहर तो ज्यादा पड़ रहा है, महिलाओं को ज्यादा पड़। क्या कहेंगे मैम, क्या दिमाग में कौन से मुद्दे? सर गैस टंकी थोड़ी सी सस्ती हो जाए। अच्छा सर, गृहिणी मनोज सर, गृहिणी सबसे पहले गैस टंकी पे ही जाती हैं। हाँ जी, हमारे लिए तो गैस टंकी थोड़ा सा रेट कम हो जाए, पेट्रोल डीजल के रेट भी थोड़े कम हो जाए, पेट्रोल डीजल सब चीज में खुश है। बाकी सब में खुश है, मतदाता खुश है। मुद्दे दिमाग के अंदर जहन में बना के रखते हैं। मैं थोड़ा सा आगे भी कोशिश करता हूँ। सर जहन में कौन से मुद्दे हैं जब वोट करने पहुंचे? सर अच्छा सर थोड़े से शर्मा। मैम आपके दिमाग में कोई मुद्दा है? मैम की मुस्कुराहट बता रही है कि वो मुद्दे अपने दिमाग में सोच कर आए और हम लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो मतदाता है वो लगातार खामोशी अख्तियार करे हुए। सर कोई दिमाग के अंदर मुद्दे?
कोई मुद्दे नहीं है दिमाग में। ये वोटिंग अच्छा होना चाहिए, वोटिंग अच्छा होना चाहिए, परसेंटेज बढ़ना चाहिए, परसेंटेज बढ़ेगा, आदमी अपने आप मुद्दे सामने आ जाएंगे, जो भी होगा मुद्दे सामने आ जाएंगे, नतीजा भी सामने आ जाएगा, वादे नेताओं के जो रहते हैं वो सब समझ में आ जाएंगे। हाँ, वोटिंग अच्छा होना चाहिए, आदमी सबको अच्छा वोट आके अपना काम धंधा छोड़ के वोट जरूर डालना चाहिए। मनोज जी, लगातार एक ही चीज की आवाज में आज सुबह से सुन रहा हूं, यहाँ इंदौर वासी जितने भी हैं वो सब यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साहब वोट करने जरूर जाइए, वोट इतना जरूरी हो गया है कि वोट के लिए पीछे मैं सूरज से कहूंगा, सूरज वो तस्वीरें अगर हम दिखा सकते हैं, यहाँ 3 बूथ है मनोज जी, यहाँ 3 बूथ है और इन तीनों बूथ के ऊपर आप देख सकते हैं कि लाइन लगातार बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है लोग यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और लोगों के जहन में सिर्फ एक ही चीज है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। शुक्रिया, मैं एहतियाब आपसे करेंगे और आपने तमाम मुद्दों को बताने की कोशिश की। हमारे मेहमान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं, राकेश शुक्ला मेरे साथ मौजूद है। राकेश जी, मैं आपसे एक चीज जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या यह विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों की दशा दिशा को बदल देगा, उनके चेहरों को बदल देगा, उनके काम करने के तरीकों को बदल देगा? एक नया संकेत यह विधानसभा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लेकर आ रहा है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए। मनोज जी, हर चुनाव एक नई सीख देता है और उसी सीख के साथ राजनीतिक दल आगे बढ़ते हैं। आप पिछले चुनाव देखिए, दिग्विजय सिंह का शासनकाल देखिए, कांग्रेस ने सीख नहीं ली और 2003 में उसको बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी 2003 में जीती, सीख ली और लगातार 18 साल से शासन में है। तो मध्य प्रदेश में सीख लेते हुए जो राजनीतिक दल आगे बढ़ते हैं वो सफल होते हैं, जो सीख नहीं लेते वो राजनीतिक दल सफल नहीं होते हैं। अभी इंदौर की बात हो रही थी, इंदौर के मतदाता बोल रहे थे, हमें याद है, हम सबको पता है कि इंदौर देश में कीर्तिमान स्थापित करने वाला शहर है जागरूकता के मामले में। हाँ। तो जो शहर स्वच्छता में देश में नंबर 1 हो, वो मतदान में भी नंबर 1 होने की होड़ में आगे जाएगा। इसलिए हर मतदाता खुद मतदान कर रहा और ये भी कह रहा कि आप आइए और मतदान करिए जी, तो और अपनी भड़ास भी निकालिए। राजनीतिक जी मनोज जी, मतदान कीजिए, आइए और अपनी भड़ास भी निकालिए। मैं वही कहने जा रहा हूं कि मतदाता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब मौन मतदाता गुप्त मतदान करता है तो वह प्रत्याशी और पार्टी दोनों का ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। तो मध्य प्रदेश में इस समय मतदाता मुखर नहीं है, मौन है। इसी वजह से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है क्योंकि मतदाता मौन होके गुप्त मतदान कर रहा। मनोज जी, संजय साहब, एक बात जिक्र की कि मतदाता मध्य प्रदेश का इस बात मौन है। अगर राजस्थान की परिस्थितियां देख, वहां अलग हैं, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो मतदाता है वो ज्यादातर मौन है। अगर आप किसी कलेक्टर, एसपी से, सीओ जिला पंचायत से या किसी अधिकारी से बात करो, कर्मचारी से बात करो, शिक्षक से बात करो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बात करो, मौन है वो। और ये जो मौन है वो संकेत क्या है? बड़ी अच्छी बात है आपने बोला कि मौन भी अभिव्यंजना आगे की एक कविता है कि मौन से भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। एक तरह से यदि मुखर होता, जो चीजें मुखर होकर पहले बोली जा रही थी 3 महीने पहले, वो कहीं ना कहीं मौन में धारण में कन्वर्ट हो गई हैं, कुछ परिवर्तन हुआ है उसमें। तो मुझे लगता है मतदाता ने अब धीरे धीरे अपना मूड बनाना चालू कर दिया है और आज जो है जिस तरह से चुनाव में अभी देख रहे हैं कि आप बता रहे थे कि 25 से 30% वोटिंग हो गई है और लगातार मतदाताओं का एक तरह से संख्या बढ़ती जा रही है, कतार लंबी होती चली जा रही है। तो इससे लग रहा है कि मतदाता, जैसे कि अभी इंदौर का आपने दिखाया कि लोग बोल रहे हैं कि जरूर आप निकलिए मतदान देने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज, संदेश दे रहा है कि आप लोग अपने अधिकार का जो है अच्छे से उपयोग कीजिए और हमेशा उसी को चुनिए जो आपके काम में आए। तो इसमें देखा जाता है, बार बार हम कह रहे हैं कि आप जहां पे आप रहते हैं, जहां के आसपास के लोगों को, और आपका जो नेता आपके पहुंच में है और आपको लग रहा है कि उसकी पॉलिसी जो है, उसकी नीति है और उसको जो अनुभव रहे हैं वो आप अपने आसपास के नेता को देखकर ही निर्धारित करते हैं। तो ये मौन के चुपचाप रह करके भी एक तरह से जो वोटिंग पैटर्न देखा जाएगा, तो ये दोनों पार्टियों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो
चाहे वो बीजेपी, दोनों के लिए कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है कि अभी पड़ला किसकी तरफ भारी होगा। तो ऐसे समय में देखा जाए तो ना कांग्रेस एक तरह से निश्चिंत होकर बैठ सकती, ना बीजेपी बैठ सकती है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि पहले जो है कि लोग बोल रहे थे कि एक तरह से कांग्रेस का वेव है, लेकिन वही आज ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जनता है, कहीं न कहीं एक तरह से शिफ्ट करती हुई नजर आई, इसीलिए चुप्पी साध गई है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि नहीं, एक बार हम फिर से देखते हैं कि यदि हमारा फेस बदलता है, चेहरा बदलता है, कि जो हमारी नई नीति बनती है, जो नया घोषणा पत्र आता है, उसमें कौन सी पार्टी कितना खरे उतरती है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कहाँ पे कौन जीत रहा है। राकेश जी, भारतीय राजनीति में या भारतीय चुनावी राजनीति में क्या भ्रष्टाचार असर करता है? क्योंकि कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार देखी, उसी से प्रेरित होकर, उसी से उत्प्रेरित होकर कांग्रेस ने 10% और बढ़ा दिया। बोले यार एक काम करो, फायदा हो गया 40% का, 10 और जोड़ देते हैं, 50% कह दिया कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है। तो जब बीजेपी ने देखा तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां तो हमारी सरकार है, तो वो छत्तीसगढ़ चली गई। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कह दिया कि साहब महादेव को भी लूट लिया। महादेव ऐप में 508 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के पास गया है, शराब घोटाले में इतने 1000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। तो ये जो भ्रष्टाचार का कमीशन है कि भाई जहां जहां अपनी सरकार है वहां तो किनारा कर लो, और जहां विपक्षी सरकार है बता दो जमकर लूट हो रही है, ये क्या असर करेगा? मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि ये मुद्दा उठा कौन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो उठाने वाला है वो कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है। 2013 का याद करिए, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने इसी कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को इतना बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया कि भाई साहब 10 साल की सरकार को लाले पड़ गए कि हमें 20-25 सीटें भी आ जाएं। इस बार भी कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दे को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा दिया। लेकिन अब आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो दोनों पड़ोसी राज्य हैं और दोनों भाई अलग हुए हैं, इसलिए दोनों जगह जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं वो प्रस्तुत होने के बाद भी स्पार्क नहीं कर पा रहे। न महादेव वहां स्पार्किंग कर पा रहा और न मध्य प्रदेश में आपके सरकार पे कमीशन का स्पार्किंग कर पा रहा, इसलिए इन दोनों राज्यों पे प्रभावी नहीं हो रहे। लेकिन राजस्थान में आप जाके देखेंगे तो राजस्थान में वही भ्रष्टाचार स्पार्किंग कर रहा। राजेंद्र गुहा की डायरी आज भी लाल डायरी, लाल खतरे का निशान बन गई कांग्रेस के लिए। दूसरा, सचिन पायलट का तड़का और लाल राजेंद्र गुहा की डायरी, ये दोनों वहां पे खतरनाक स्थितियां साबित कर रही। वैभव गहलोत के खिलाफ जो ईडी की नोटिस है वो भी वहां स्पार्किंग कर गई। तो आप देखिए कि भ्रष्टाचार का मुद्दा कहां किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा, उसकी स्पार्किंग उस आधार पे होती है। इसलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रभावी नहीं हो पा रहा, वहां मुद्दा बन रहे कुछ दूसरी चीजें और उन्हीं दूसरे विषयों को लेके ही मतदान हो रहा। मनोज जी, लेकिन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब जनता साइलेंट है, अंडर करंट है। अंडर करंट क्या 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, अंडर करंट क्या लाडली बहिना का असर है, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक पंडित यानी कि राकेश शुक्ला जी, संजय बघेल साहब, बहुत सारे लोग मतदान कितना प्रतिशत होता है, किस जिले में किस बूथ पर कितना प्रतिशत मतदान गया है, उससे एक नब्ज पकड़ लेते हैं, नब्ज टटोलने की कोशिश कर लेते हैं और अंदाजा लग जाता है कि जनाब इस बार की हवा किस ओर है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शुक्ला जी का, शुक्रिया हम करेंगे संजय साहब का। कुल मिलाकर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, हर विधानसभा पे हम आपको मतदान प्रतिशत दिखा रहे हैं, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि उपद्रव की स्थिति है, शांति भंग होने की स्थिति है, वहां पर स्थितियां ऐसी हो रही हैं कि आमने सामने लोग आ रहे हैं। लगातार पर्पल की जानकारी हमारे संवाददाता आप तक उपलब्ध कराते रहें। आप हमारे साथ रहिए, इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए और आप देखता रहिए किस्सा कुर्सी का 2023। फिलहाल